हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। अपने आधार कैंप में बैठा एक सुरक्षाकर्मी 400 हर्ट्ज का ध्वनि सिग्नल अपनी ओर आती एक कार की ओर भेजता है। कार से टकराकर आए सिग्नल की आवृत्ति 410 हर्ट्ज पाई जाती है। यदि हवा में ध्वनि का वेग 324 मीटर प्रति सेकंड हो तो कार की चाल निकालें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे डॉपलर प्रभाव की। डॉपलर प्रभाव जो है वो संबंधित होता है कि जब स्रोत एवं श्रोता के मध्य क्या होती है, सापेक्ष गति होती है। मान लीजिए ये स्रोत है और ये श्रोता है, इनके मध्य अगर सापेक्ष गति हो रही है तो इनकी जो आभासी आभासी आवृत्ति और जो वास्तविक आवृत्ति है उनके बीच में एक संबंध होता है। वास्तविक आवृत्ति, इनके बीच में क्या होता है, एक संबंध होता है। वो होता है कि इसमें ध्वनि का वेग श्रोता के सापेक्ष श्रोता के सापेक्ष बटे ध्वनि का वेग स्रोत के सापेक्ष स्रोत के सापेक्ष। तो चलिए इसी अवधारणा को उपयोग में लेकर प्रश्न को हल करते हैं। हल। तो बच्चों, हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि कोई सुरक्षा कर्मी है। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक सुरक्षा कर्मी है। ठीक है, अब ये सुरक्षा कर्मी क्या करता है कि सिग्नल्स देता है यहाँ से। कितने हर्ट्ज के? 400 हर्ट्ज के। 400 हर्ट्ज के क्या करता है, सिग्नल देता है। तो ये तो अगर ये तो ये क्या हो जाएगी, ये तो वास्तविक आवृत्ति हो गई। ये क्या हो गई, वास्तविक आवृत्ति हो गई। इसके सिग्नल भेजे। अब ये किसको भेजता है, ये भेजता है किसको, ध्वनि के सिग्नल कार की तरफ भेजता है। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये कार है। ठीक है, इस कार की तरफ भेजता है। अब ये कार की तरफ भेजता है। अब ये सिग्नल्स यहाँ से जा रहे हैं, ये सिग्नल्स यहाँ से गए और ये टकराकर वापस आ रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो क्या हो गया, अभी तो ये स्रोत हो गया और ये क्या हो गया, यहाँ पर श्रोता हो गया। ठीक है, ये स्रोत हो गया, ये श्रोता हो गया। और ध्वनि का जो वेग दे रखा है, ध्वनि का वेग हमें दे रखा है 324 324 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, तो अब यहां से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे स्रोत और श्रोता के बीच में क्या हो रही है, सापेक्ष गति हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर हम लगा सकते हैं डॉपलर प्रभाव। ठीक है, डॉपलर प्रभाव क्या बताता है, आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति में संबंध बताता है कि आभासी आवृत्ति बटे वास्तविक आवृत्ति किसके बराबर होती है, एन डैश बटे एन बराबर होता है किसके, ध्वनि का वेग श्रोता श्रोता के सापेक्ष बटे ध्वनि का वेग स्रोत के सापेक्ष। तो चलिए इसको उपयोग करना सीखते हैं पहले तो, कि कैसे हम इसको उपयोग में लेंगे। तो बच्चों अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ध्वनि की आवृत्ति, और अगर हम बात करें कि कार का जो वेग है, हम मान लेते हैं, देखियो कार इसकी तरफ ही आ रही है। ठीक है, कार इसी तरफ आ रही है, तो मान लेते हैं यू से आ रही है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो स्रोत और कार, ठीक है, ध्वनि और कार, ध्वनि ध्वनि भी इस तरफ जा रही है और कार भी इस तरफ जा रही है। मतलब मान लेते हैं कि जैसे ध्वनि का वेग तो क्या है, इस तरफ है, और कार का वेग, दोनों मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अगर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो देखिए श्रोता और ध्वनि का वेग, अगर इसमें संबंध देखेंगे अपन, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, v। अगर मैं इसको धनात्मक ले रहा हूँ तो इसको क्या लेना पड़ेगा, मेरे को ऋणात्मक लेना पड़ेगा, बटे। ठीक है,
यहाँ पर अगर मैं स्रोत की बात करूँ तो स्रोत यहाँ पर रुका हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ किसका वेग आ जाएगा, सिर्फ वेग आ जाएगा ध्वनि का। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये निकल गई हमारी आभासी आवृत्ति। तो v प्लस यू बटे v गुणा n। ठीक है, तो ये तो निकल गई आभासी आवृत्ति। जब हम ये प्रथम है जब ये ऐसे जा रही है 400 हर्ट्ज की। अब द्वितीय यहाँ पर भाग में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे इस कार से, ये कार जब इस तरफ आ रही है और ये श्रोता जो है, सॉरी स्रोत जो है, अब यहाँ से ये टकराई और टकरा कर ये वापस आ रही है। ठीक है, तो ये वापस आ रही है यहाँ से। ठीक है, और ये इसकी आवृत्ति कितनी दे रखी है, 410 हर्ट्ज दे रखी है। ठीक है, तो आभासी आवृत्ति तो दे रखी है यहाँ पर 410 हर्ट्ज। अब ये टकरा कर आ रही है, तो अब टकरा कर आ रही है तो ये तो क्या बन जाएगा, श्रोता, और ये क्या बन जाएगी, कार स्रोत बन जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं वापिस से अगर मैं यहाँ पर डॉपलर प्रभाव लगाऊं तो एन डबल डैश मान लेते हैं इसकी जो आवृत्ति है, एन डैश जो यहाँ पर ये आ रही है वास्तविक आवृत्ति हो गई। ठीक है, तो ये सूत्र क्या कहता है कि ध्वनि का वेग श्रोता के सापेक्ष। ठीक है, तो श्रोता क्या है यहाँ पर, ध्वनि का वेग अगर श्रोता के सापेक्ष निकालेंगे तो श्रोता यहाँ पर क्या है, श्रोता तो यहाँ पर क्या रुका रुका हुआ है अभी तो। ठीक है, तो ऊपर तो ध्वनि का वेग ही आ जाएगा, श्रोता का वेग शून्य हो जाएगा। और अगर मैं स्रोत के सापेक्ष निकालूं तो स्रोत क्या आ रहा है, इस ओर आ रहा है, और ध्वनि किस तरफ चल रही है, दोनों एक ही तरफ चल रहे हैं, तो यहाँ पर ऋणात्मक का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमने पहले निकाला था इसको प्रथम समीकरण, और जो अब हम निकालेंगे वी वी यू गुणा एन डैश, इसको द्वितीय समीकरण मान लेते हैं। और समीकरण हम क्या करते हैं, समीकरण द्वितीय में भाग लगा देते हैं प्रथम का, तो द्वितीय भाग प्रथम, तो एन डबल डैश बटे एन डैश। ठीक है, ठीक है, एन डबल डैश बटे एन डैश। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो v बटे v माइनस यू, और ये उल्टा हो जाएगा v प्लस यू बटे v। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से हमारी ये चीज़ें कट जाएगी। अब देखिए बच्चों, हमें ये क्या दे रखा था, 410 बटे कितना हो जाएगा, 400, बराबर में क्या हो जाएगा, v का मान हमें कितना दे रखा है, ये तो वेग है किसका, ध्वनि का, प्लस यहाँ पर जो हमें दे रखा है u तो हमें निकालना है, ये भी 324 ऋणात्मक u। ठीक है, अब यहाँ से जो कट रहा है उसको काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 810 u बराबर 324 गुणा 410 ऋणात्मक 400। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 324 गुणा 10, 810 u से u, तो u बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 324/81 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसको थोड़ा और हल करेंगे हम। ठीक है, तो हमारा लगभग यहाँ से अगर हम देखेंगे तो आ जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड, और यही हमारे प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। तो यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।